माया की दुनिया, इसमें हर रोज कोई नया सितारा आता है, अपनी चमक बिखेरता है और कुछ वक्त बाद वो सितारा ओझल हो जाता है। पर इस मायावी दुनिया में कभी कभी ऐसे सितारे भी जन्म लेते हैं जिनकी चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ती। दशकों दशक तक उनका जादू बरकरार रहता है। वे ऐसे फनकार होते हैं जो अपनी कला के जादू से न केवल दर्शकों का मनोरंजन करते हैं, इसके साथ साथ वो लोगों के दिल पर राज करते हैं। उनका काम इतना प्रभावी होता है कि लोगों के दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ देते हैं। ऐसे ही एक नायाब फनकार थे, साहिबजादे इरफान अली खान उर्फ इरफान। अदाकारी के महान जादूगर इरफान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में पठान मुस्लिम परिवार में हुआ। उनकी मां सईदा बेगम खान और पिता यासीन अली खान मूलतः राजस्थान के टोंक जिले के खजुरिया जिले से थे। पिता का जयपुर में टायर का अच्छा खासा बिजनेस था और शहर में काफी रसूख था। पिता को शिकार का बहुत शौक था। जब गर्मी की छुट्टियों में इरफान का परिवार टोंक जाता था, तब अक्सर पिता अपने साथ इरफान को शिकार पर ले जाते थे। शिकार पर जाना उनका पसंदीदा खेल था। पर यह भी कितना अजीब है कि पिता के साथ शिकार पर जाने वाले इरफान को मांस बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे बचपन से ही शाकाहारी थे। इस बात पर अक्सर उनके पिता कहते थे कि इरफान ब्राह्मण है और गलती से इसने पठान के यहाँ जन्म लिया है। इरफान की प्राइमरी एजुकेशन जयपुर के कॉन्वेंट स्कूल में हुई। इरफान के माता पिता की इच्छा थी कि उनके बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल करें। इसके लिए उनका एडमिशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में किया। इरफान का स्कूली एजुकेशन से ज्यादा लगाव नहीं था। वे क्लास में एवरेज स्टूडेंट थे। स्कूली एजुकेशन के बाद इरफान ने अपना ग्रेजुएशन जयपुर यूनिवर्सिटी से पूरा किया। अक्सर कहा जाता है कि बचपन में जुड़ा लगाव ही भविष्य की राह तैयार करता है। इरफान को अदाकारी से लगाव बचपन से ही हो गया था। इसकी भूमिका तैयार की उनके चाचा ने। वैसे इरफान के पिता सिनेमा के सख्त खिलाफ थे। घर में कभी भी कोई फिल्म नहीं चलाई जाती थी। इरफान के चाचा साल में एक बार परिवार से मिलने के लिए जयपुर आते थे और जब वो आते थे तो पूरे परिवार को साथ में फिल्म दिखाने सिनेमा हॉल ले जाते थे। इसके अलावा वे इरफान को कुछ रुपए अलग से दे जाते थे बाद में फिल्म देखने के लिए। इरफान टोंक में अपने खाला के घर जाते थे तो खाला के घर के बगल में एक सिनेमा घर था जिसमें अक्सर वो फिल्में देखते थे। इरफान को कहानी का बड़ा चाव था। बचपन में वो रेडियो पर कहानी का प्रोग्राम सुनने के लिए रात भर जागते थे। इरफान जब जयपुर यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री की तालीम ले रहे थे तभी उन्हें पता चला कि अदाकारी को सीखा जा सकता है और इसके लिए एक स्कूल है जिसमें अदाकारी सीखकर कई एक्टर सिनेमा में पहुंचे हैं। ये स्कूल है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली। इरफान ने ठान लिया कि वो एनएसडी से एक्टिंग सीखेंगे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं था। यहाँ एक बैच में 15 स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जिसमें पढ़ने के लिए देश और विदेश से कई हजार फॉर्म आते थे। बहुत टफ कंपटीशन होता था एडमिशन के लिए। इरफान के लिए एनएसडी की राह इतनी आसान नहीं थी। एनएसडी के एडमिशन से ठीक पहले इरफान के पिता का इंतकाल हो गया। घर की माली हालत बिगड़ने लगी। घर का बड़ा बेटा होने के कारण घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई, पर इरफान को अपने सपने पूरे करने थे। इरफान के सामने चुनाव की घड़ी थी, परिवार और सपना। इरफान ने अपना सपना चुना। यह चुनाव भी इतना आसान नहीं था। घर की माली हालत इतनी बिगड़ गई थी कि इरफान के पास जयपुर से एनएसडी जाने के लिए रुपए नहीं थे। अपने दोस्तों से मदद मांगी पर किसी भी दोस्त ने मदद नहीं की। अगर उनकी बड़ी बहन ने उनके हाथ में रुपए न थमाए होते तो शायद इरफान एनएसडी न जा पाते। अगर ऐसा होता तो हम उस बेहतरीन अभिनय से महरूम रह जाते।
एनएसडी में आने के लिए इरफान को 2 झूठ बोलने पड़े। पहला झूठ माँ से बोला कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ और 3 साल की पढ़ाई के बाद वापस जयपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन जाऊंगा। ये झूठ इसलिए बोला कि उनकी माँ एक्टिंग के सख्त खिलाफ थी। इरफान ने दूसरा झूठ एनएसडी में बोला। हुआ ये था कि एनएसडी में एडमिशन पाने के लिए कम से कम 10 नाटक प्ले करने चाहिए स्टूडेंट को, पर इरफान ने तो तब तक एक भी प्ले नहीं किया था। तो उन्होंने झूठ बोला कि उन्होंने कॉलेज में काफ़ी प्ले किए हैं। इस झूठ के बाद इरफान को एनएसडी में जगह मिली। एनएसडी इरफान की अदाकारी के लिए बेहतरीन साबित हुआ। इरफान को एनएसडी में एक्सप्लोर होने का, सिनेमा को अधिक जानने का और सिनेमा के अलग अलग पहलू को समझने का मौका मिला, जो जयपुर में असंभव था। एनएसडी में पहुंचते ही इरफान एक्टिंग के लिए पूरी तरह समर्पित हो गए। छोटे शहर के बड़े सपने देखने वाले इरफान ने ठान लिया कि वे एनएसडी से निकलेंगे तो एक्टर बन के ही निकलेंगे। इरफान का एनएसडी का सफर बड़ा ही मुश्किल भरा रहा। पिता के गुजरने के बाद इरफान का अपना सारा खर्चा एनएसडी से मिलने वाली फेलोशिप से चलता था। जब इरफान पहले साल में थे तो कोई उन्हें अधिक महत्व नहीं देता था। स्कूल में होने वाले प्ले में अक्सर नायक और मुख्य किरदार निभाने के लिए दूसरे स्टूडेंट को चुन लिया जाता था, जो देखने में खूबसूरत थे। वहीं साधारण शक्ल सूरत वाले शर्मीले इरफान को प्ले में छोटा रोल मिलता था, पर इरफान ने इस बात को कभी भी अपनी उपेक्षा नहीं माना। उन्होंने काफी मेहनत की। जब स्कूल में ऑफ प्ले होता तो बाकी सारे स्टूडेंट मौज मस्ती में लग जाते, वहीं इरफान प्ले को पढ़ते, किताबें पढ़ते और खुद को एक्टिंग से जोड़े रहते। इसी का ही कमाल था कि पहले साल जिस इरफान को प्ले में छोटा रोल दिया जाता था, वहीं आखिरी साल में प्ले के नायक के किरदार निभाने लगे। अदाकारी की ऊंचाई का आलम इस प्रसंग से समझा जा सकता है। जब सुप्रसिद्ध डायरेक्टर मीरा नायर अपनी फिल्म सलाम बॉम्बे की कास्टिंग के लिए एनएसडी आई तो उन्होंने इरफान को पहली नजर में मुख्य भूमिका निभाने के लिए सिलेक्ट कर लिया। एनएसडी में न केवल इरफान की अदाकारी को अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया, वहीं उनके जीवन साथी से भेंट कराई। शर्मीले इरफान की दोस्ती सुतापा सिकंदर से हुई। यही दोस्ती आगे चलकर शादी के बंधन में बंध गई। एनएसडी के बाद इरफान का जीवन काफी मुश्किल भरा रहा। मीरा नायर के फिल्म में सिलेक्ट होने के बाद इरफान मुंबई आ गए। 20 दिन के वर्कशॉप करने के बाद इरफान को पता चला कि जिस किरदार के लिए उन्हें चुना गया है वो किरदार दूसरे को दे दिया गया है। इसके पीछे ये वजह बताई गई कि इरफान की लंबाई बाकी बच्चों से ज्यादा है। बाद में मीरा नायर ने इरफान को अपनी फिल्म में एक छोटा सा रोल दिया। सलाम बॉम्बे के बाद इरफान को उस तरह के किरदार नहीं मिले जिसे वो करना चाहते थे। मजबूरी में इरफान को टेलीविजन शो का सहारा लेना पड़ा। अगले कुछ साल इरफान ने दूरदर्शन के शो श्रीकांत अनगूंज में काम किया। इसके अलावा भारत एक खोज, सारा जहां हमारा, चाणक्य में काम किया। इसके बाद इरफान ने चंद्रकांता और बनेगी अपनी बात शो किया, जो काफी हिट रहा। इन धारावाहिक शो के बीच इरफान फिल्मों में छोटा मोटा रोल करते रहते थे। एनएसडी से पास हुए इरफान को 10 साल बीत गए थे, पर इरफान को मन मुताबिक काम नहीं मिल पाया था। टीवी पर रिपीटेड एक्टिंग करते करते इरफान बोर हो चुके थे। एक वक्त तो उनका मन एक्टिंग से उखड़ने लगा था। तब उन्हें स्टार प्लस का शो स्टार बेस्ट सेलर्स में किरदार निभाने का मौका मिला। इस शो में इरफान को अलग अलग किरदार निभाने का मौका मिला, जो उस वक्त इरफान के लिए बेहद जरूरी था। इरफान की टेलीविजन शो स्टार बेस्ट सेलर्स में अदाकारी को देखकर लंदन के फिल्म डायरेक्टर आसिफ कपाड़िया ने इरफान को अपनी फिल्म द वॉरियर्स में साइन किया। इस फिल्म की शूटिंग 11 हफ्तों तक हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में हुई। ये फिल्म कामयाब नहीं हुई, पर इसने इरफान के फिल्मी करियर पर काफी प्रभाव डाला। इस फिल्म के बारे में इरफान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि इस फिल्म से पहले मैं शो में रिपीट एक्टिंग करके बोर हो गया था
और लगभग फिल्म एक्टिंग को भूल चुका था कि फिल्म एक्टिंग कैसे की जाती है। द वॉरियर्स फिल्म के लिए जो शूटिंग सेशन चला उसने मुझे सिनेमा एक्टिंग में दोबारा ढलने का मौका दिया। साल 2001 में आई ब्रिटिश फिल्म द वॉरियर्स के बाद इरफान के फिल्मी करियर में अगली फिल्म जो महत्वपूर्ण रही थी वो थी साल 2003 में आई डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया की फिल्म हासिल, जिसमें इरफान ने रणविजय सिंह का किरदार निभाया जो एक छात्र नेता है। हासिल एक कल्ट फिल्म थी जो अपने समय की सबसे अलग फिल्म थी। इस फिल्म में इरफान ने पहली बार नेगेटिव किरदार निभाया और बेस्ट विलेन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तिग्मांशु धूलिया और इरफान की दोस्ती एनएसडी के वक्त से थी। जब फिल्म की कास्टिंग चल रही थी तो तिग्मांशु ने इरफान को रोल के लिए उपयुक्त नहीं माना। जब किरदार के लिए कोई एक्टर नहीं मिला तब इरफान को फिल्म में साइन किया गया। अपने किरदार में इलाहाबाद का टच लाने के लिए इरफान फिल्म की शूटिंग से 7 दिन पहले इलाहाबाद पहुंच गए और लोगों को ऑब्जर्व करते थे। साल 2005 में पहली बार लीड रोल में आए थे इरफान। फिल्म थी रोग, जिसे बनाया था महेश भट्ट और पूजा भट्ट ने। इस फिल्म में इरफान ने जिंदगी से परेशान एक पुलिस कर्मी का रोल निभाया था। फिल्म सफल रही और इरफान की अदाकारी के चर्चे हर तरफ होने लगे। एक क्रिटिक्स ने कहा कि उनकी आंखें उनके शब्दों से ज्यादा भारी हैं, उनकी आंखें अभिनय करती हैं। इस कॉम्प्लीमेंट के साथ इरफान अपने काम को अंजाम देते थे। इन्हीं सालों में उन्होंने फिल्म में विलेन का सपोर्टर रोल प्ले किया, जैसे फिल्म ऑन द किलर। साल 2007 इरफान के लिए बेहद खास रहा। इस साल इरफान की 2 फिल्में नेमशेक और लाइफ इन अ मेट्रो थी। दोनों ही फिल्मों में इरफान ने शानदार काम किया। लाइफ इन अ मेट्रो में इरफान और कोंकणा सेन शर्मा की जोड़ी लाजवाब रही। इस फिल्म के लिए इरफान को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसी साल उन्होंने विदेशी फिल्म अ माइटी हार्ट और द दार्जिलिंग लिमिटेड की। साल 2007 में इरफान ने दोबारा टेलीविजन का रुख किया। इस बार बतौर एंकर उन्होंने 2 शो किए, मानो या ना मानो और क्या कहे। साल 2007 के अंत तक इरफान बॉलीवुड में एस्टेब्लिश एक्टर बन चुके थे। साल 2008 भारत के सिनेमा में उपलब्धियों से भरा हुआ साल रहा। इस साल इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान को ऑस्कर, बाफ्टा अवार्ड्स मिले फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में। इसी फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में इरफान ने एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया। फिल्म बेहद सफल रही और इरफान की तारीफ पूरी दुनिया में होने लगी। इस फिल्म के डायरेक्टर डैनी बॉयल ने इरफान के बारे में कहा, उसके पास किसी भी चरित्र के नैतिक केंद्र को खोजने का एक सहज तरीका है, जैसे स्लमडॉग में। हमें विश्वास हो कि पुलिसकर्मी वास्तव में निष्कर्ष निकाल सकता है कि जमाल निर्दोष है। बॉयल ने उसकी तुलना एक एथलीट से की जो एक ही चाल को बार बार अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। ये देखने के लिए सुंदर है। फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर ने इरफान को भारत का सबसे बड़ा एक्टर या यूं कहें कि ग्लोबल सिनेमा में भारत का प्रतिनिधि बना दिया। इससे पहले जब भी किसी इंडियन एक्टर को हॉलीवुड फिल्मों में काम करने को मिलता था तो बस साइड रोल मिलते थे। इस फिल्म के बाद हॉलीवुड का इंडियन एक्टर के प्रति सोच में बदलाव आया। साल 2009 में इरफान की फिल्मों की बाढ़ आ गई। इस साल उनकी फिल्में थी एसिड फैक्ट्री, न्यूयॉर्क, आई लव यू और बिल्लू। न्यूयॉर्क में इरफान ने FBI एजेंट का किरदार निभाया, वहीं आई लव यू में इरफान गुजराती एजेंट बने थे। फिल्म बिल्लू में पहली बार इरफान ने शाहरुख के साथ काम किया। इस फिल्म में इरफान की अदाकारी इतनी प्रभावशाली थी कि उन्होंने अपनी एक्टिंग से सुपरस्टार शाहरुख खान को पीछे छोड़ दिया। लोग फिल्म बिल्लू के बारे में कहने लगे कि ये इरफान की फिल्म है। साल 2010 में इरफान ने हॉलीवुड HBO की वेब सीरीज इन ट्रीटमेंट में सुनील नाम का किरदार निभाया, जो अपनी बीवी की अकस्मात मृत्यु से अकेला हो गया था। इस फिल्म के बारे में इरफान बताते थे कि इस सीरीज में काम करना उनके लिए चैलेंजिंग तो था ही, काफी पेनफुल भी था।
इस सीरीज से मिले अनुभव से उभरने में उन्हें काफी वक्त लगा। अगर बात की जाए कि इरफान के फिल्मी करियर की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी है, तो बिना किसी संदेह से इसका जवाब होगा पान सिंह तोमर। साल 2011 में आई तिग्मांशु धूलिया के डायरेक्शन में फिल्म पान सिंह तोमर वास्तविक किरदार पान सिंह तोमर पर आधारित थी। पान सिंह तोमर एक आम ग्रामीण थे जो पहले फौज में गए, एथलीट बने और 2 बार नेशनल चैंपियन रहे। पान सिंह तोमर ने देश के लिए ओलंपिक में भाग लिया। बाद में समाज और सरकार की अनदेखी के कारण वे बागी बन गए। इस फिल्म से पहले इरफान फिल्मों में रिपीट किरदार करते करते बोर हो गए थे और वे वापस जयपुर जाने वाले थे। फिर उनके दोस्त और डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया ने उन्हें मनाया और कहा कि अगली फिल्म में तुझे नेशनल अवार्ड दिलवाकर वापस भेजूंगा। फिल्म पान सिंह तोमर की कहानी के लिए टीम को काफी मेहनत करनी पड़ी। किरदार में ढलने के लिए इरफान को शारीरिक रूप से काफी बदलाव करना पड़ा। फिल्म की शूटिंग के दौरान इरफान को काफी चोटें आई, पर बेहतरीन अभिनय किया कि 44 साल के इरफान पर्दे पर 22 साल के एथलीट के रूप में खूब जचे। इस फिल्म की शूटिंग में इरफान को जितनी परेशानी हुई उससे ज्यादा बामुश्किलात का सामना करना पड़ा फिल्म को रिलीज करने में। शूटिंग के बाद फिल्म प्रोड्यूसर के बक्से में बंद हो गई। इरफान और तिग्मांशु ने काफी कोशिश की फिल्म को रिलीज कराने की, पर कोई कामयाबी नहीं मिली। 8-10 महीने बीत गए, फिल्म का कुछ पता नहीं। इरफान भी फिल्म को भूल चुके थे। शूटिंग के लगभग 1 साल बाद फिल्म रिलीज हुई बिना प्रमोशन के। 1 सप्ताह के प्रमोशन में फिल्म के केवल पोस्टर ही लग पाए थे। फिल्म लगी सिनेमाघर में। धीरे धीरे ये फिल्म माउथ पब्लिसिटी बटोरने में सफल रही और साल 2011 की सबसे सफल फिल्म बनी। इस फिल्म में इरफान का अभिनय इतना शानदार था कि उन्हें नेशनल अवार्ड ऑफ बेस्ट एक्टर मिला। साल 2012 इरफान के ग्लोबल सिनेमा के लिए बेहद खास रहा। इस साल उन्होंने एंग ली की फिल्म लाइफ ऑफ पाई में मुख्य किरदार का एडल्ट रोल प्ले किया। इस फिल्म में उनके किरदार की काफी तारीफ हुई। इसी साल इरफान ने स्पाइडरमैन सीरीज की द अमेजिंग स्पाइडरमैन में डॉक्टर रजित रथा का किरदार निभाया। इन दोनों किरदारों ने इरफान को इंटरनेशनल स्टार बना दिया। साल 2012 में ही इरफान ने फिल्म मेकिंग में प्रोड्यूसर के रूप में हाथ आजमाया। इसके पीछे एक वजह यह थी कि जब फिल्म पान सिंह तोमर रिलीज नहीं हो पा रही थी तो वे काफी परेशान हो गए थे। तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वे फिल्म प्रोड्यूस करेंगे ताकि फिल्म की रिलीज में कोई परेशानी ना हो। इसी साल उन्होंने फिल्म लंच बॉक्स को प्रोड्यूस किया और अदाकारी भी की। फिल्म लंच बॉक्स इतनी सफल रही कि ये साल 2012 में भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। अगले कुछ साल इरफान ने साहब बीबी और गैंगस्टर रिटर्न्स, द एक्सपोज और हैदर फिल्म की। साल 2014 में इरफान ने फिल्म गुंडे में पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया। फिल्म सामान्य रही पर इरफान की अदाकारी की तारीफ हुई। साल 2015 इरफान के लिए बेहद सफल रहा। इस साल इरफान ने अमिताभ बच्चन स्टारर पीकू में काम किया। मूलतः फिल्म पिता पुत्री के रिलेशन पर आधारित थी, जिसमें पिता का किरदार निभाया अमिताभ बच्चन और बेटी का किरदार निभाया दीपिका पादुकोण ने। इन दोनों सशक्त एक्टर के बाद भी इरफान ने अपनी पहचान बनाई और फिल्म में उनके किरदार की काफी तारीफ हुई। इस साल उन्होंने मेघना गुलजार की फिल्म तलवार में बतौर सीबीआई इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया। इतनी जानदार अभिनय किया कि फिल्म इरफान के नाम पर चल गई। इसी साल इरफान ने ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ फिल्म जज्बा की। फिल्म सफल नहीं रही पर क्रिटिक्स ने इस फिल्म की काफी सराहना की। साल 2016 में इरफान की 2 फिल्में आई। पहली फिल्म डॉन ब्राउन की थ्रिलर फिल्म इनफर्मो में काम किया। इसमें इरफान के साथ हॉलीवुड एक्टर टॉम हैंक्स थे। फिल्म में इरफान का अभिनय इतना शानदार था कि एक बार टॉम हैंक्स ने कहा कि मुझे इरफान से कॉम्प्लेक्स होने लगा था। इसी साल इरफान की फिल्म मदारी आई जो सफल नहीं रही।
साल 2017 में इरफान की 2 फिल्में आई, हिंदी मीडियम और करीब करीब सिंगल। हिंदी मीडियम बेहद सफल रही। इस फिल्म के लिए इरफान को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। इस फिल्म में इरफान ने एक पिता का किरदार निभाया जो अपनी बेटी के नर्सरी दाखिले के लिए तमाम कोशिशें करते थे। साल 2017 में आई करीब करीब सिंगल बॉक्स ऑफिस पर सामान्य रही। साल 2018 में इरफान की कारवां और ब्लैकमेल फिल्म आई। दोनों फिल्में ज्यादा सफल नहीं हुई। साल 2018 में यह खबर आने लगी कि इरफान को ब्रेन कैंसर हो गया है। जब अफवाह ज्यादा उड़ने लगी तो इरफान ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर हो गया है और इलाज कराने के लिए लंदन जा रहे हैं। 1 साल बाद इलाज से ठीक होने के बाद इरफान ने फिल्म अंग्रेजी मीडियम की शूटिंग पूरी की। साल 2020 में इरफान की आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम सिनेमा हॉल में आई, लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन के चलते फिल्म अपना बिजनेस करने में असफल रही। क्रिटिक्स ने इस फिल्म की तारीफ करते हुए कहा कि इरफान ने अपनी अदाकारी का पूरा जादू बिखेर दिया इस फिल्म में। फिल्मी करियर के अलावा सितंबर 2015 में इरफान को रिसर्जेंट राजस्थान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, जो कि राजस्थान सरकार का एक अभियान था। उन्होंने विधानसभा रोड जयपुर में भारतीय सेना के लिए युद्ध स्मारक में लाइट एंड साउंड शो में अपनी आवाज दी। इस शो में राजस्थानी सैनिकों की वीरता और साहस और युद्ध में उनके ऐतिहासिक और आधुनिक जीत को दर्शाया गया था। साल 2016 में इरफान ने अपने नाम के साथ 2 बड़े बदलाव किए। पहला, अपने नाम में एक R एक्स्ट्रा लगा दिया, फिर उनका नाम इरफान हो गया। इसके अलावा उन्होंने अपने नाम से खान को हटा दिया। इस पर इरफान ने कहा कि मेरे काम से मुझे पहचान मिलनी चाहिए, न कि किसी अन्य शब्द से। बड़े स्टार होने के बाद भी इरफान अपनी जमीनी मूल्यों को कभी नहीं भूले थे। इसकी वानगी साल 2016 में फादर्स डे पर देखने को मिली। फादर्स डे के दिन इरफान अपने दोनों बेटों को साबरमती के गांधी आश्रम में ले गए और बापू के मूल्यों को जीवन में उतारने की सलाह दी। इरफान के सिनेमा में उपलब्धियों को देखते हुए साल 2011 में भारत सरकार ने देश का 4था सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री सम्मान दिया। साल 1995 में इरफान ने अपनी NSD की बैचमेट सुतापा सिकंदर के साथ शादी की। कहते हैं कि इरफान शादी के लिए धर्म परिवर्तन करने को तैयार थे, पर इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी। सुतापा के परिवार को कोई भी आपत्ति नहीं हुई। सुतापा और इरफान के 2 बेटे हैं, बाबिल खान और अयान खान। इरफान साफ विचार और स्पष्ट सोच रखने वाले व्यक्ति थे। उनका हर मुद्दे पर साफ मत था। इरफान धर्म में रूढ़िवादी और कट्टरवाद के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि धर्म निजी आत्मविश्लेषण करने के लिए है, धर्म थोपा नहीं जा सकता। उनकी इतनी स्पष्ट राय धर्म के ठेकेदार को पसंद नहीं आई और इरफान को फतों का सामना करना पड़ा। इन फतों से इरफान पर कोई असर नहीं पड़ा और वे अपनी सोच पर अडिग रहे। लंदन से अपना ट्रीटमेंट कराने के बाद साल 2019 में इरफान वापस अपने देश में आ गए। 28 अप्रैल 2020 को इरफान की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 29 अप्रैल को इरफान का देहांत हो गया। मात्र 53 साल की उम्र, अदाकारी का हुनरबाज, पीढ़ी का सबसे बड़ा एक्टर हम सबसे दूर चला गया। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि इरफान के चाहने वाले करोड़ों फैन अपने सुपरस्टार को आखिरी विदाई भी नहीं दे सके। वी मिस यू इरफान, वी लव यू फॉरएवर।